दोस्तों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वाइगोस्की सोशल कल्चर थ्योरी, वाइगोस्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, ये थ्योरी, ये सिद्धांत हमारा बालक के विकास के, कौन से विकास? बालक के संज्ञानात्मक विकास से जुड़ा हुआ है। तो हम बात करेंगे किसके? वाइगोस्की किस कॉग्निटिव थ्योरी। ठीक है, कॉग्निटिव थ्योरी, इसको हम और दूसरे किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं सोशल कल्चरल थ्योरी। हिंदी में कहते हैं इसको सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, विकास का सिद्धांत, ये वाइगोस्की की थ्योरी है। और अब इस थ्योरी के बारे में जानने से पहले हमें वाइगोस्की के बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग पता होनी चाहिए। वाइगोस्की के बारे में पूछ सकता है। तो सबसे पहले तो आपसे ये पूछेगा कि जी वाइगोस्की किस देश से बिलोंग करते थे? तो वाइगोस्की जो है वो रशिया, ठीक है, रशियन थे, रशिया से बिलोंग करते थे, रूस के नागरिक थे। ठीक है, और इनको कंस्ट्रक्टिविस्ट, रचनावादी कहा जाता है, कंस्ट्रक्टिविस्ट। ठीक है, रचनावादी कहा जाता है। जिस तरह से पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास पर काम किया, उसी तरह से वाइगोस्की ने भी बालक के संज्ञानात्मक विकास पर कार्य किया। लेकिन इनकी थ्योरी पियाजे की थ्योरी से थोड़ी सी डिफर मानी जाती है। उसकी वजह क्या है? उसकी बहुत सारी वजहें हैं, मतलब, लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग वजह है वो ये है कि जहां पियाजे ने बालक के विकास के लिए सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया को थोड़ा सा कम तरजीह दी है। याद रखना, कम तरजीह दी है। ये नहीं है कि उसमें तत्व नहीं माना उन्होंने, एलिमेंट नहीं माना। एलिमेंट वो मानते हैं अपनी सिद्धांत में। वाइगोस्की पियाजे सामाजिक क्रिया को बच्चे के विकास के लिए क्या मानते हैं? एक तत्व मानते हैं। लेकिन वाइगोस्की सामाजिक विकास की क्रिया को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट मानते हैं, ज़्यादा प्रबल मानते हैं कि बच्चे का अगर आपको विकास करना है तो बच्चे के विकास के लिए हमें क्या करना होगा? बच्चे के विकास के लिए हमें बच्चे की सामाजिक अंतःक्रिया करवाना जरूरी है। सामाजिक अंतःक्रिया का क्या मतलब है? सामाजिक अंतःक्रिया का मतलब यह है कि बालक अपने समाज के साथ में क्या करेगा? कांटेक्ट बढ़ाएगा। कांटेक्ट का मतलब बातचीत करेगा, घुलेगा मिलेगा, तालमेल बिठाएगा, कोऑर्डिनेशन करेगा, उनसे चीज़ें सीखेगा और चीज़ें सिखाएगा। इससे बालक का जो है वो ज्ञान का निर्माण होगा। उन्होंने ज्ञान के निर्माण के लिए बेसिकली जो आधार माना है वो किसको माना है? अपने समाज को माना है। ठीक है, इसलिए इनकी थ्योरी जो है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा यूनिक हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या सोशल इंटरेक्शन पर ज़्यादा बल देते हैं, सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया। कि बच्चे की सामाजिक अंतःक्रिया करवाना जरूरी है। अब सामाजिक अंतःक्रिया करवाने के लिए वाइगोस्की ने अपनी थ्योरी को रिप्रेजेंट किया। अब उसके लिए कुछ जो थ्योरी है उन्होंने किस तरीके से रिप्रेजेंट की, आइए हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पियाजे जो है वो कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पियाजे एक लेटेस्ट वर्ड देते हैं जिसको आपने बहुत बार कई अलग अलग क्वेश्चंस पेपर्स में देखा होगा, अलग अलग जब आपने जो है वो एग्जाम्स दिए होंगे, उन एग्जाम्स के अंदर ये वर्ड आपको देखने को ही मिला होगा, बुक्स में भी कई बार आपने पढ़ा होगा। ये वर्ड पढ़ा होगा आपने ZPD के नाम से। ठीक है, इसको हम फुल फॉर्म कहते हैं इसकी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, इसको हिंदी में कहेंगे समीपस्थ
दूरस्थ, ठीक है, समीपस्थ दूरस्थ का विकास या विकास एक ही बात है वो। अब ये होता क्या है, ZPD क्या होता है? ZPD बेसिकली एक वो लेवल है या वो गैप है किस चीज़ में, कि जहां बालक का एक्चुअल डेवलपमेंट हो सकता है या उसके अंदर जो पोटेंशियल है, ये कह सकते हैं यहाँ पर इसके अंदर, कि बालक के अंदर किसी चीज़ की विकास की जो पोटेंशियल है वो और एक्चुअल में वो जिस लेवल पर है, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको आप क्या कहते हैं? उसको आपने ZPD कहा है। फॉर एग्जाम्पल ये कि इसको आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे हम पोटेंशियल लेवल ऑफ डेवलपमेंट, इसमें से माइनस कर दें आप एक्चुअल लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। कि अगर आप हिंदी में कहेंगे इसको, हिंदी में किस तरीके से होगा? हिंदी में होगा कि विकास की क्षमता और माइनस कर देंगे उसमें से, यानी कि उसका गैप क्या? वास्तविक क्षमता, वास्तविक विकास, कि बालक के अंदर विकास होने की कितनी क्षमता है, ये तो हो गया उसका पोटेंशियल लेवल ऑफ डेवलपमेंट, और बालक का एक्चुअल में कितना विकास हुआ है, ये हो गया उसका वास्तविक विकास। इसके बीच का जो डिफरेंस यानी कि माइनस, उसके बीच का जो डिफरेंस है, इसको उन्होंने क्या कहा है? ZPD कहा है। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपके अंदर ये पोटेंशियल है कि आप एग्जाम में 100 में से 100 नंबर लेकर आ सकते हैं, ये पोटेंशियल है कि 100 मार्क्स लेकर आ सकते हैं। बट अभी जो लेवल है हमारा, वो लेवल है क्या? 50 नंबर्स लाने का। तो 50 नंबर लाने का जो लेवल है, ये एक्चुअल लेवल हुआ। पोटेंशियल कितने की है? 100 नंबर्स की। तो 100 नंबर की पोटेंशियल है और 50 नंबर हमारे आ रहे हैं, तो इसके बीच का जो गैप होगा, ये गैप क्या कहलाएगा हमारा? ये गैप हमारा ZPD कहलाएगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब वाइगोस्की कहते हैं कि भाई इस गैप को क्या किया जा सकता है? कम किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। इस गैप को क्या कर सकते हैं हम? कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो इस गैप को खत्म करने के लिए, किस गैप को? ZPD को खत्म करने के लिए, गैप को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें करना पड़ता है स्केप फोल्डिंग, जिसको आपने कहा है सहारा देना। ठीक है, कि हमें क्या करना चाहिए? बच्चों को सहारा देने की जरूरत है, या यहां सिर्फ बच्चों से नहीं है, जिस व्यक्ति का, जिस पर्सन का हमें विकास करना है या करवाना है, उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? सहारे की जरूरत पड़ेगी। अब ये सहारा कैसे और किस तरह से दिया जा सकता है, उसके लिए उन्हें बताया कि जी एक होता है MKO मीन्स मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो आपसे ज्ञान में ज्यादा है, बच्चे से ज्ञान में ज्यादा है, उसके साथ अगर बच्चा क्या करेगा? अंतःक्रिया करेगा, इंटरेक्शन करेगा, तो इंटरेक्शन करने के बाद में वो बच्चा उसको क्या कर देगा? सपोर्ट करेगा। किस चीज में? उसके ज्ञान को सीखने में। ठीक है, तो ज्ञान को जब सीखने में क्या करेगा बच्चा? बच्चे की जो वो हेल्प करेगा, उस हेल्प को, उस सपोर्ट को क्या कहा जाता है? उस हेल्प को, सपोर्ट को जो है वो स्केप फोल्डिंग कहा जाएगा। अब ये स्केप फोल्डिंग कौन करेगा? स्केप फोल्डिंग करने वाला पर्सन उस बच्चे से लेवल में क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए नॉलेज के मामले में। इसको उन्होंने MKO कहा है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब हम इसमें आगे समझते हैं कि MKO जो किया जाएगा, यानी कि स्केप फोल्डिंग जो की जाएगी, MKO जो पर्सन होगा वो हमारा किस किस तरह से स्केप फोल्डिंग कर सकता है। तो स्केप फोल्डिंग करने के लिए हम कई सारे तरीके अपना सकते हैं। इसके लिए आपने एक वर्ड सुना होगा कि इन्होंने कहा एक कि हम जो है वो क्या करते हैं? रेसिप्रोकल टीचिंग करते हैं। रेसिप्रोकल टीचिंग करते हैं। ठीक है, इसको आप हिंदी में कहते हैं पारस्परिक शिक्षण। पारस्परिक शिक्षण। ठीक है, कि बच्चे का क्या किया जाएगा? पारस्परिक शिक्षण किया जाएगा। रेसिप्रोकल टीचिंग से आप क्या समझ रहे हैं? रेसिप्रोकल टीचिंग का मतलब ये होता है अदला बदली। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि
आपकी क्लास के अंदर कोई बच्चा ऐसा हो, या आपके 2 बच्चों का ग्रुप हो या 10 बच्चों का ग्रुप हो, उसके अंदर ऐसा हो सकता है कि आधे बच्चों को या किसी एक बच्चे को कोई एक टॉपिक नहीं आता और दूसरे को दूसरा टॉपिक आता है। तो क्या करते हैं भाई कि आप जो है मुझे ये वाला टॉपिक समझा दो, उसके बदले में मैं आपको दूसरा टॉपिक समझा दूंगा, या आप मुझे एक चैप्टर समझा दीजिए, उसके बदले में मैं दूसरा चैप्टर समझा दूंगा। या ऐसा हो सकता है कि एक बच्चे का जो है मैथ स्ट्रॉन्ग है और दूसरे बच्चे का साइंस स्ट्रॉन्ग है, तो वो क्या कहेगा कि आप जो है मुझे मैथ्स का टॉपिक समझा दीजिए, मैं आपको बदले में साइंस का टॉपिक समझा दूंगा। तो ये क्या हो गया, अदला बदली हो गई। इसको बोलते हैं आप क्या, रेसिप्रोकल टीचिंग। तो पियाजे ने वाइगोस्की ने कहा कि बच्चे का जो सहारा देने का जो प्रोसेस होगा, यानी कि ZPD को जो फिलअप करने के लिए जो तरीका अपनाएंगे हम, उसमें हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल टीचिंग को अपनाएंगे। अब ये जो रेसिप्रोकल टीचिंग होती है ये कौन लोग कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि उनके एजेंट कह सकते हो, कौन कौन हो सकते हैं। आइदर ये जो रेसिप्रोकल टीचिंग है वो किसी पीयर ग्रुप के जरिए हो सकती है, ये किसी पीयर ग्रुप के जरिए हो सकती है, आपका क्लासमेट हो सकता है, साथ में पढ़ने वाला हो सकता है, कोई भी हो सकता है, हम उम्र हो सकता है, इसको आप पीयर ग्रुप कह सकते हैं। और क्या हो सकता है जी, आपके टीचर हो सकते हैं, ठीक है, एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में, कि टीचर भी क्या कर सकता है, आपको स्कैफोल्डिंग कर सकता है। और आपके कोई और पेरेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, माता पिता भी हो सकते हैं। तो लेकिन इन सब में शर्त एक ही होगी, क्या, कि जो पर्सन जिसके साथ में इंटरेक्शन कर रहे हैं और जो दूसरा बच्चा इंटरेक्शन कर रहा है, उनमें से एक का लेवल दूसरे के लेवल से क्या होगा, ज्यादा होगा नॉलेज के मामले में। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक उस नॉलेज, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई नॉलेज रखता होगा या उसको उसके बारे में ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, और दूसरे बच्चे को या दूसरे पर्सन को क्या होगा, कम एक्सपीरियंस होगा। तो ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला पर्सन कम एक्सपीरियंस वाले पर्सन को क्या करेगा, नॉलेज देगा, यानी कि वो दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करके, डिस्कस करके, किसी भी तरीके से क्या करेंगे, नॉलेज को बिल्डअप करेंगे, नॉलेज का आदान प्रदान करेंगे। इस तरीके से बच्चा जो है वो चीज़ों को सीख जाएगा। अब यहाँ पूछेंगे आपसे कि जी बताइए, ये जो पर्सन है कि ये कौन कौन से तरीके अपनाएंगे। अब ये जो रेसिप्रोकल टीचिंग जब हम करेंगे या इसके फोल्डिंग जब हम करेंगे, तो उसके लिए हम और क्या करेंगे, इसके अंदर हम जो है वो क्या क्या काम करते हैं, इसके अंदर हम क्लेरिफाइंग करेंगे, ठीक है, क्लेरिफाइंग करेंगे हम। और क्या करेंगे, क्लेरिफाइंग मतलब स्पष्टीकरण करेंगे। और क्या करेंगे हम, और हम कंक्लूजन करेंगे। कंक्लूजन का मतलब ये चीज़ों को निष्कर्षित करेंगे, चीज़ों को किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचाएंगे, निष्कर्ष निकालेंगे उनका। और क्या करेंगे हम, और इसके अंदर हम जो है वो क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चनिंग करेंगे, इसको आप प्रश्नावली कह सकते हैं आप, कि प्रश्नों को सॉल्व करना, एक दूसरे के साथ बातचीत करके, डिस्कस करके, डिस्कशन भी कर सकते हैं इसके अंदर हम, कि चीज़ों को क्या किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा, ठीक है, मतलब वाद विवाद कह सकते हैं आप, इसको डिबेट कह सकते हैं आप, किसी भी और रूप में कह सकते हैं। और क्या करेंगे हम, इसके अंदर जो भी हमारे पास में टॉपिक होगा, जो भी हमारे पास में कंटेंट होगा, सब्जेक्ट होगा, उस सब्जेक्ट को क्या करेंगे हम, समराइज करेंगे, ठीक है, समराइज करेंगे। समराइज का मतलब होता है उसका सारांश करेंगे। ये सारे काम करने से क्या होगा, ये सारे काम करने से जो भी हमारे पास जो टॉपिक है, जो बच्चे के पास जो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट या टॉपिक क्या हो जाएगा, बच्चे को क्लियर हो जाएगा, उसको कंक्लूजन तक पहुंच जाएगा। उसके लिए अब वो क्या करेगा, उसके लिए उसको चीज़ें जो है वो शॉर्ट में समझ में आ जाएंगी, चीज़ों का निष्कर्ष निकाल सकेगा। ये जो जब वो निष्कर्ष निकालेगा, कंक्लूजन करेगा, डिस्कशन करेगा, तो उससे क्या होगा, उससे उसका जो टॉपिक है, जो उसका काम है, जो उसको जिस सब्जेक्ट को समझना चाह रहा है, जो चीज़ उसको समझ में नहीं आ रही है, वो चीज़ उसको धीरे धीरे क्या होनी शुरू हो जाएगी, समझ में आनी शुरू हो जाएगी, और उसके ज्ञान का सर्जन हो जाएगा। ये अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की है कि हम जो है वो बच्चे का जो स्केप फोल्डिंग है, बच्चे के स्केप फोल्डिंग के अंदर हम रेसिप्रोकल टीचिंग के अंदर क्या क्या कर सकते हैं। क्या सिर्फ रेसिप्रोकल टीचिंग ही करेंगे हम? नहीं, हम और भी चीज़ें हैं जो इसके अंदर कर सकते हैं हम स्केप फोल्डिंग के लिए। याद रखना, स्केप फोल्डिंग जो की जा रही है वो ZPD को कम करने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर? इसके अंदर हम जो है वो, आपने सुना होगा गाइडेड इंस्ट्रक्शन, ठीक है, गाइडेड इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देशन, कि बच्चों को, जैसे आपने सुना होगा क्या होता है कि अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं या कोई काम करना चाह रहे हैं, अगर पहले से ही उस काम से रिलेटेड हमें क्या मिल जाए, इंस्ट्रक्शंस मिल जाए। फॉर एग्जांपल, आप
पेपर जब सॉल्व करते हैं हम, तो पेपर जब स्टार्ट करने से पहले ऊपर लाइन में लिखा होता है इंस्ट्रक्शंस, और इंस्ट्रक्शन लिखा होता है। जब हम उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हैं, उन निर्देशों को पढ़ते हैं, तो हमें पता रहता है कि आगे हमें कौन से सब्जेक्ट के अंदर हमें क्या क्वेश्चन करना है, कौन से क्वेश्चन कितने कितने नंबर के आए हैं, कितने कितने मार्क्स के आए हैं, और हमें कौन से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करना है, XYZ जो भी हमारे पेपर से रिगार्डिंग जो होगी, वो सारी की सारी चीज़ें पहले से पहले हमारे दिमाग में क्या हो जाता है, एक ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है। तो सिमिलरली गाइडेंस इंस्ट्रक्शन से क्या फायदा होता है? गाइडेंस इंस्ट्रक्शन से ये फायदा होता है कि बच्चे को अपना जो काम करने वाला है या जो काम वो करेगा, उस काम के बारे में पूरी पूरी जानकारी होगी कि आगे उसको किसी एक पॉइंट पर ये परेशानी आ सकती है, या उसका लिए उसके उस परेशानी के लिए उसके लिए ये सोल्यूशन उसके पास होना चाहिए। तो गाइडेंस इंस्ट्रक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, पहले से ही बच्चे को क्या कर देंगे, एक इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि आपको कोई रूल या कोई जो नियम है वो इस तरीके से फॉलो करना है या नहीं करना है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम बच्चे का पार्टिसिपेशन बढ़ा सकते हैं। इसको बोलते हैं आप इंटर सब्जेक्टिविटी। इंटर सब्जेक्टिविटी, ठीक है, इंटर सब्जेक्टिविटी को कहते हैं आप अंतर्विषयी। अंतर्विषय मतलब इसके अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे कि एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करके पढ़ाया जाए। ये कुछ बात थोड़ी सुनी सी लग रही है। ब्रूनर की थ्योरी जब हमने की थी लास्ट टाइम, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था ना कि स्पाइरल करिकुलम होना चाहिए। तो सिमिलरली यहाँ भी ये वही है, बस इन्होंने कहा है कि डायरेक्ट कह दिया है कि इंटर सब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। इंटर सब्जेक्टिविटी का मतलब ये है कि सब्जेक्ट्स को आपस में कनेक्ट करके पढ़ाया जाए। फॉर एग्जांपल, जब आप बच्चे को लैंग्वेज सिखाएं, तो लैंग्वेज सिखाने के दौरान में बच्चे को उस लैंग्वेज को सोशल साइंस से रिलेट कर सकते हैं, उसको आप जो है वो अपना क्या बोलते हैं, साइंस से रिलेट कर सकते हैं, या मैथ्स को साइंस के साथ रिलेट करके पढ़ा सकते हैं, मैथ्स को सोशल साइंस के साथ रिलेट करके पढ़ा सकते हैं। तो सारे सब्जेक्ट को क्या करके कराना है, आपको एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करके पढ़ाना है। ये चीज़ होनी चाहिए। दूसरा, और क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर, इसके बाद में कोऑपरेटिव टीचिंग होनी चाहिए। कोऑपरेटिव, और एक और पढ़ा होगा आपने कोलैबोरेटिव। ठीक है, टीचिंग या लर्निंग एक ही बात है वो। ठीक है, अगर आप लर्निंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो वो लर्निंग हो जाएगा, और अगर आप पढ़ा रहे हैं तो वो टीचिंग हो जाएगा बस। ठीक है, तो कोऑपरेटिव लर्निंग और कोऑपरेटिव ये टीचिंग एक ही बात है। ठीक है, अब ये बेसिकली होता क्या है, कोऑपरेटिव लर्निंग या कोलैबोरेटिव लर्निंग, बेसिकली बस दो अलग अलग नाम है, ऑलमोस्ट चीज़ें बिल्कुल कैसी हैं, सिमिलर हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग होता है, कोऑपरेटिव लर्निंग के अंदर क्या होता है कि बच्चों का क्लास के अंदर क्या कर दिया आपने, ग्रुप बना दिया। ठीक है, और ग्रुप बनाने के बाद में वही 5-5, 6-6 जो भी आपने देखा कि बच्चों के अंदर, अब वो बच्चे क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ में टॉपिक को डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करने के बाद में क्या होगा, वो एक जो भी चीज़ उनको सीखना है वो उसके उस नतीजे पर पहुंचेंगे, और उसके बाद में जो अपने ज्ञान का क्या करेंगे, वो सर्जन करेंगे। बट यहाँ पर ये बात याद रखने वाली है कि कोऑपरेटिव टीचिंग के अंदर या कोऑपरेटिव लर्निंग के अंदर जो टीचर होगा वो फैसिलिटेटर तो होगा ही होगा, साथ ही साथ ऑब्जर्वर होगा और इवैल्यूएटर भी होगा। मतलब बच्चे ने क्या सीखा है उसका इवैल्यूएशन टीचर करेगा। जैसे आपने देखा होगा अक्सर क्या होता है कि कोई बड़ा टॉपिक है, अब टीचर ने देखा कि क्लास के अंदर जो है ना बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको किसी एक खास पर्टिकुलर टॉपिक में कठिनाई है, तो टीचर ने क्या करा, 5-5 बच्चों के ग्रुप बना दिए कि आप 5 बच्चों के ग्रुप बन जाओ, 5 बच्चों के ग्रुप बन जाओ, और उसके बाद में सब बच्चों को क्या करेगा, वो बच्चे जो है आपस में डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करने के बाद में अब बच्चे जब पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि हाँ उनको वो टॉपिक समझ में आ गया है, तो अब टीचर जो है वो उनका टेस्ट लेगा या टीचर जो है उनको इवैल्यूएट करेगा। तो जिस प्रोसेस में टीचर इवैल्यूएट करता है उसको आप बोलते हैं कौन सा वाला, कोऑपरेटिव लर्निंग। यहाँ पे इवैल्यूएटर जो होगा, ठीक है, इवैल्यूएटर वो टीचर होगा, बस ये याद रखना है। जबकि कोलैबोरेटिव में जो इवैल्यूएटर होते हैं वो स्टूडेंट्स खुद होते हैं। यहां जो इवैल्यूएटर होंगे वो स्टूडेंट्स होंगे।
बस कोलैबोरेटिव में और कोऑपरेटिव में इतना सा ही फर्क है, बाकी ऑलमोस्ट दोनों में सेम चीज़ होती है। टीचर उस पहले वाले में भी होगा, कोऑपरेटिव में भी होगा, और टीचर कोलैबोरेटिव में भी होगा। बच्चों का ग्रुप भी कोऑपरेटिव में भी बनाया जाएगा और कोलैबोरेटिव में भी बनाया जाएगा। लेकिन कोऑपरेटिव में जो इवैल्यूएशन करेगा, जो इवैल्यूएटर होगा, वो टीचर होगा कि आपको कितना समझ में आया है, आपने कितना टॉपिक कर लिया है, उसका क्या करेगा टीचर, जांच करेगा, उसके बारे में समझेगा। जबकि कोलैबोरेटिव में क्या होता है कि आपने एक दूसरे के साथ में डिस्कस किया, बच्चों ने एक दूसरे के साथ डिस्कस किया, अच्छा आपको समझ में आ गया, चलो एक काम करो मुझे ही सुना दो, ऐसे करके बोलते हैं ना बच्चे, आपस में डिस्कस करते हैं। तो ये जो चीज़ होगी हमारी क्या हो जाएगी, कोलैबोरेटिव टीचिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गए, ये हमारे वो सारे तरीके हैं जिसके अंदर बच्चा क्या करता है, बच्चा जो है वो इन तरीकों से अपने स्केप फोल्डिंग के तरीके को पूरा करेगा, स्केप फोल्डिंग को पूरा करेगा, और जिससे उसके अंदर जो ZPD था, जो उसके बीच का जो गैप था, पोटेंशियल डेवलपमेंट और एक्चुअल डेवलपमेंट के गैप को क्या कर पाएगा, वो कम कर पाएगा। ये तरीके हैं। इसमें और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे बच्चा जो है वो असिस्टेड लर्निंग कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है बच्चा, असिस्टेड लर्निंग, असिस्टेड लर्निंग, सहायक अधिगम, अब असिस्टेंट लर्निंग या सहायक अधिगम क्या होता है, सहायक अधिगम का सेम वही है, लगभग चीज़ें जो है ना बिल्कुल सारी सिमिलर सी हैं, बस नाम अलग अलग हो सकते हैं इनके। असिस्टेंट लर्निंग में क्या होता है कि एक दूसरे की हेल्प करना, कि एक दूसरे की हेल्प करेंगे टॉपिक को सीखने में, समझने में, जैसा कि हमने रेसिप्रोकल टीचिंग के अंदर शुरुआत से हम कर ही रहे हैं इसके बारे में बात। तो असिस्टेंट लर्निंग में भी वही होता है कि बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से बच्चे जो है क्या करेंगे, अपने जो है वो ज्ञान का निर्माण करेंगे। अब वाइगोस्की ने कुछ और भी इस थ्योरी के अंदर चीज़ों को डिस्क्राइब किया है कि जैसे बच्चों के अंदर जो है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, बच्चों के अंदर जो थॉट्स होते हैं वो किस तरीके से आते हैं, पहले बच्चों के अंदर थॉट्स आते हैं या लैंग्वेज आती है, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसमें बात करेंगे कि वाइगोस्की ने बच्चे के डेवलपमेंट के बारे में या और क्या क्या बातें कही हैं, बच्चे के भाषा के विकास के बारे में क्या बात कही है। तो वाइगोस्की कहते हैं कि भाई कि बच्चे का जो विकास होता है ना, कि बच्चे के विकास में सबसे पहले लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। ठीक है, फिर बच्चे के अंदर जो है वो थॉट्स आते हैं। ठीक है, ये बात कुछ ये किसने कहा है, ये कहा है वाइगोस्की ने। ठीक है, वाइगोस्की। ठीक है, जबकि पियाजे जो है वो इस बात का बिल्कुल ऑपोजिट कहते हैं। पियाजे कहते हैं कि भाई पहले बच्चे के अंदर थॉट्स आते हैं, ठीक, एंड देन उसके बाद में बच्चे का जो है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ये किसने कहा था, ये कहा था पियाजे ने। मतलब ये कहते हैं कि भाई पहले वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चे का जो है पहले भाषा का विकास होगा, फिर बच्चे के अंदर जो है वो थॉट्स आएंगे, विचार आएंगे। जबकि ये उल्टी बात कहते हैं, ये कहते हैं कि नहीं, पियाजे ने कहा था कि पहले बच्चे के अंदर थॉट्स आते हैं, फिर बच्चे का जो है भाषा का विकास होता है। इसी वजह से पियाजे की थ्योरी को वाइगोस्की की थ्योरी का ऑपोजिट कहा जाता है, या इसको उल्टा भी कह सकते हैं कि वाइगोस्की की थ्योरी को पियाजे की थ्योरी का ऑपोजिट कहा जाता है। ठीक है, या इसको और दूसरे तरीके से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप कि पियाजे कहते हैं कि भाई पहले बच्चे के अंदर जो है ना डेवलपमेंट होता है। ठीक है, और फिर बच्चे के अंदर लर्निंग होती है कि बच्चा तब सीखता है। ठीक, देन उसके बाद में ये कहते हैं कि भाई ये किसका कहना है, ये कहना है पियाजे का। जबकि वाइगोस्की क्या कहते हैं, वाइगोस्की कहते हैं कि पहले बच्चे की जो है वो लर्निंग होती है। ठीक है, अब कहीं कहीं आपको सोशल लर्निंग भी लिखा हुआ नजर आएगा, तो लर्निंग या सोशल लर्निंग एक ही बात है, आप इसको ऐसे भी करके कर सकते हैं। ठीक है, सोशल लर्निंग, एंड देन फिर बच्चे का क्या होता है, विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। ये किसका कहना है, ये कहना है वाइगोस्की का। ठीक है, इस वजह से इस थ्योरी को क्या कहा जाता है, पियाजे की ऑपोजिट थ्योरी कहा जाता है। तो आपको यहां तक ये बात क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी कि पियाजे की थ्योरी को अब हम जो है वो वाइगोस्की की थ्योरी से अलग क्यों कहते हैं, या दोनों के एक दूसरे की थ्योरी का ऑपोजिट क्यों कहा जाता है, वाइस वर्सा क्यों कहा जाता है। कब आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जो ये सोचते होंगे कि पियाजे की थ्योरी को वाइगोस्की की थ्योरी का ऑपोजिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि पियाजे सोशल इंटरेक्शन की बात नहीं करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने अगर
हमने थ्योरी की थी, जब पियाजे की थ्योरी है, तो पियाजे की थ्योरी में हमने बताया था कि पियाजे ने अपने थ्योरी के 4 एलिमेंट्स बताए हैं। उन 4 एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट सोशल इंटरेक्शन भी बताया है पियाजे ने। बट सिर्फ इतनी सी बात है कि पियाजे ने सोशल इंटरेक्शन को थोड़ा सा कम तरजीह दी है, कम प्रबल माना है। जबकि वाइगोस्की क्या करते हैं, जबकि वाइगोस्की सोशल इंटरेक्शन को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं कि बच्चे के, बालक के विकास में सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी से बालक का भाषिक, सामाजिक और हर प्रकार का विकास होता है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि वाइगोस्की और क्या कहते हैं। वाइगोस्की जो है बच्चे के भाषा के बारे में कहते हैं कि बच्चे के अंदर जो है ना 3 तरह की भाषाएं होती हैं। इसको उन्होंने 3 तरह की स्पीचेस कहा है। आपने ये वर्ड सुना होगा, स्पीच। ठीक है, भाषाएं। तो सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि भाई बच्चों के अंदर जो है ना वो 3 तरह की भाषाएं होती हैं। एक बताया उन्होंने कि बच्चों के अंदर प्राइवेट स्पीच होती है। ठीक है, ये हम सब के अंदर होती है, प्राइवेट स्पीच होती है। इसको आप निजी, ठीक है, निजी भाषा कह सकते हैं। अब ये प्राइवेट स्पीच बेसिकली क्या है? प्राइवेट स्पीच को और दूसरे पॉइंट में आप ये कहते हैं कि ये सेल्फ टॉक वाली है। ठीक है, सेल्फ टॉक, बच्चा खुद अपने आप से बात करता है। लेकिन बात करने के लिए, जैसे आप कभी कभी ऐसा होता है, अक्सर बड़े भी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, कि आपने देखा होगा कि बिल्कुल अकेले होते हैं और फिर वो जो है ना किसी चीज़ को लेकर के बहुत सोच रहे होते हैं और फिर अकेले अकेले कुछ बोलते रहते हैं। तो जब हम अकेले अकेले कुछ बोलते हैं, अकेले अकेले कुछ बात करते हैं, तो वो जो अकेले बात करना, सेल्फ टॉक करना, इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप प्राइवेट स्पीच कहते हैं, निजी भाषा कहते हैं। ठीक है। दूसरी होती है, अच्छा इसका कोई सीक्वेंस नहीं है कि पहले सोशल स्पीच आनी चाहिए बाद में प्राइवेट स्पीच आनी चाहिए, ऐसा कोई वो नहीं है, आप ऊपर नीचे उसको कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि दूसरी होती है आपकी सोशल स्पीच। सोशल स्पीच इसको बोलते हैं आप सामाजिक। ठीक है, भाषा या बोलचाल। ठीक है। अब सामाजिक या सोशल स्पीच क्या होता है? सोशल स्पीच होता है मतलब वही बोलने का वो तरीका जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जो हम तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, आप हमसे बात कर रहे हैं, तो इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप जो है वो सोशल स्पीच कहते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया सोशल स्पीच करने का तरीका, जब एक दूसरे से बात करते हैं। ठीक है, एक दूसरे से बात करने का तरीका। ठीक है, जब हम एक दूसरे से बात करेंगे उसको आप क्या कहेंगे? उसको आप सोशल स्पीच कहेंगे। और ये जो सोशल स्पीच होती है, अच्छा ये अब सवाल तो मैंने यहाँ से पूछता है कि सोशल स्पीच जो होती है ये डेवलप कब होती है? तो सोशल स्पीच जो है वो हमारे अंदर डेवलप हो जाती है 2 साल से। ठीक है, 2 ईयर्स से डेवलप होनी शुरू हो जाती है। अब आप कहेंगे कि सर भाषा तो जो है वो बचपन से डेवलप हो जाती है। हाँ बिल्कुल सही बात है, बच्चे की भाषा डेवलप होना तो बचपन से ही शुरू हो जाता है, जन्म के साथ नहीं होता है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कि वो भाषा जो इंटरेक्टेबल हो, जो बातचीत करने योग्य हो। तो बातचीत करने योग्य भाषा बच्चा सही मायनों में कब बोलना शुरू करता है? 2 साल में बोलना शुरू करता है, जिसमें बच्चे के भाषा बोलने के जो शब्द होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा क्लियर होते हैं, स्पष्ट होते हैं। एक दूसरे से जब बात करते टाइम पे वो आपकी भाषा को सही से समझ सकता है, बच्चा आप अपनी भाषा को समझा सकता है। तो वो कौन सी वाली भाषा होगी? वो होगी आपका सोशल स्पीच होगी, जो कि डेवलप होती है बच्चे के अंदर 2 साल से। सिमिलरली अच्छा इसके बारे में बात कर लेते हैं हम जरा, प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच जो है वो बच्चे के अंदर 3 साल से डेवलप होती है, जब बच्चा 3 ईयर्स का हो जाता है। ठीक है, अकेले अकेले बात करना। अच्छा एक चीज यहां पर ये याद रखने वाली है कि प्राइवेट स्पीच को पियाजे ने ईगोसेंट्रिक स्पीच कहा है। ठीक है, ईगोसेंट्रिक स्पीच बाय पियाजे। ईगोसेंट्रिक स्पीच कहा है। एंड देन फाइनली थर्ड वाली जो होती है हमारी, इसको बोलते हैं आप इनर स्पीच। ठीक है, आंतरिक भाषा।
इनर स्पीच, आंतरिक भाषा। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बच्चा, ये भाषा भी बिल्कुल प्राइवेट स्पीच के जैसी ही है, बट इसके अंदर सिर्फ इतना होगा कि बच्चा किसी के साथ बात नहीं करेगा। हम जब जैसा होता है ना, कभी कभी किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं, सोच विचार में होते हैं और बस कुछ बोलते नहीं है, लेकिन हमारे अंदर ही बहुत सारी बातें चल रही होती हैं कि हम ये करेंगे, ये करेंगे। इनर प्लानिंग कह सकते हैं, जिसको आप साइलेंट प्लानिंग कह सकते हो आप इसको, ठीक है। इसको आप इनर प्लानिंग कह सकते हो, साइलेंट प्लानिंग कह सकते हो। जब हम किसी बात को लेकर के, किसी सिचुएशन को लेकर के इनर प्लानिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, साइलेंट प्लानिंग कर रहे होते हैं, बस मंथन करना जिसको आप ऐसे कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं इनर स्पीच। तो वाइगोस्की ने 3 तरह की स्पीचेस बताई थी बच्चे के अंदर कि 3 तरह की स्पीच होती हैं। पहली, इसका कोई वैसे सीरियल नहीं है, तो हम अगर ऐसे करके करना चाहें तो पहले सोशल स्पीच वो होती है जिसके अंदर बच्चा क्या करता है, एक दूसरे के साथ बातचीत करता है। हम जैसे हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं, ये सोशल स्पीच है, नॉर्मल है। देन उसके बाद में कौन सी होती है, दूसरी होती है हमारे पास में प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच में क्या होता है, प्राइवेट स्पीच के अंदर बच्चा जो है वो अपने आप से बात करता है, सेल्फ टॉक करता है। लेकिन ये सेल्फ टॉक जो है वो ऐसा होगा कि वो बच्चा जो है वो बोल सकेगा, बातचीत उसकी सुनाई देगी, ठीक है, लेकिन करेगा सिर्फ अपने आप से ही बात। एंड देन थर्ड वन इज इनर स्पीच। इनर स्पीच के अंदर क्या होता है, ये प्राइवेट स्पीच के जैसा ही है, बस इसके अंदर बच्चा जो है वो कुछ बोलेगा नहीं। साइलेंट प्लानिंग जिसको कह सकते हैं आप, साइलेंट प्लानिंग करेगा और साइलेंट प्लानिंग के बाद में यहाँ पर जो है वो बच्चे के अंदर स्पीच डेवलप होती हैं। तो ये वो सारी की सारी जो है वो बातें थी जो वाइगोस्की की थ्योरी में आपको देखने को मिलेंगी, वाइगोस्की ने अपनी थ्योरी के अंदर बताई हैं। अब कुछ बातें और हैं जो वाइगोस्की ने अपनी थ्योरी में बताई हैं। जैसे वाइगोस्की ने बताया है कि हमारे अंदर जो एलिमेंट्री, ठीक है, एलिमेंटरी मेंटल फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ठीक है, इसको आप हिंदी में कहते हैं प्राथमिक मानसिक कार्य, कि बच्चा शुरुआती दौर में जो मानसिक कार्य होंगे वो कौन कौन से कार्य करेगा। तो वाइगोस्की ने जो है वो एलिमेंट्री मेंटल फंक्शंस बताए हैं, और जिसके अंदर बताया पहले कि बच्चों को अटेंशन के लिए क्या करने की ज़रूरत है, सेंसेशन, ठीक है। अगर बच्चों को ध्यान लगाना है, बच्चों का किसी चीज़ पर ध्यान आकर्षित होना है या ध्यान से वो किसी चीज़ को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें उनकी इंद्रियों का इस्तेमाल करवाना ज़रूरी है। अब इंद्रियों का इस्तेमाल करने के लिए वो शुरू से एक बात ये कहते हैं कि बच्चा जितना ज़्यादा सामाजिक क्रिया करेगा उसकी उतनी ही ज़्यादा इंद्रियों का इस्तेमाल होगा। भाई समाज में जाएगा, लोगों के साथ बातचीत करेगा, देखेगा भी, सुनेगा भी, बोलेगा भी, तो कई सारी इंद्रियों का इस्तेमाल हो गया। इसलिए उन्होंने इसको कहा है कि अटेंशन, चीज़ों को ज़्यादा समझने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ज़्यादा इंद्रियों की ज़रूरत होती है। सिमिलरली इन्होंने कहा कि परसेप्शन, ठीक है, परसेप्शन, और उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी, मेमोरी की ज़रूरत होगी। वाइगोस्की कह रहे हैं कि अगर हमें किसी चीज़ को समझना है, उसकी अनुभूति करना है, परसेप्शन तैयार करना है, तो उसके लिए हमें हमारी मेमोरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि हमारे मेंटल लेवल के फंक्शंस का मेन काम है। भाई हम जो मानसिक काम करेंगे, जो मानसिक कार्य करेंगे, जो हमारे शुरुआती काम है वो क्या है, हमारे ब्रेन का काम क्या होगा, ध्यान लगाना। और ध्यान कैसे लगाएगा, जितनी हम चीज़ों का, ज्ञान इंद्रियों का इस्तेमाल करेंगे उतनी चीज़ें हमारे दिमाग के अंदर क्या होंगी, स्टोर होंगी। सिमिलरली हम जितनी चीज़ों को याद करेंगे, जितनी चीज़ों को महसूस करेंगे, समझेंगे, उतनी ही चीज़ें हमारी मेमोरी के अंदर क्या हो जाएंगी, स्मृति के अंदर बस जाएंगी। तो ये जो है वो हमारी क्या है, मेंटल फंक्शंस के, जो हमारा मेंटल लेवल है, जो मेंटल है, उसके एलिमेंट्री वर्क्स हैं ये हमारे। तो वाइगोस्की ने पूरी की पूरी थ्योरी को इस तरीके से डिस्क्राइब किया है। अब ये हमारी थ्योरी बहुत छोटी सी थ्योरी थी, इसको हम पूरी तरीके से डिस्क्राइब कर चुके हैं। अब इससे रिलेटेड अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में।